हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह क्लासेस। हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, उसके अंदर हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लिया था। भी मौलिक अधिकार होते हैं, उनको मानव अधिकार कौन से होते हैं, मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, उनका अर्थ वगैरह सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने मौलिक अधिकारों के बारे में उसको डिवाइडेशन भी कर दिया था। भी कितने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। सब कुछ हमने कंप्लीट, उसकी जो स्टार्टिंग थी वो हमने कंप्लीट की थी। स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे हम। उसके अंदर जो फर्स्ट हमारा चल रहा था वो चल रहा था समानता का मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। देखो, समानता के अधिकार के अंदर हमने ये भी बात की थी भी ये जो फर्स्ट हमारा अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार है, और जो इसमें जो आर्टिकल आपको मिलते हैं वो 14 से 18 तक आर्टिकल प्राप्त होते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट हमने किया था आर्टिकल 14, जिसको हमने कहा था विधि के समक्ष समानता, इसकी हमने बात की थी। ये इंग्लैंड से लिया गई बात है। और एक ब्रिटेन के अंदर क्या था, एक राजनीतिज्ञ था डाइसी, उसने एक जो ये नियम दिया था विधि का शासन, अपना कंसेप्ट दिया था। उसके बाद अपने इसमें ये भी पढ़ा था विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, यह भी आर्टिकल 14 में ही है। और ये लिया गया है यूएसए से, ये लिया गया है ब्रिटेन से, और ये लिया गया हमारा यूएसए से। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो आर्टिकल किया था वो आर्टिकल 15 किया था। उसके अंदर हमने ये बात की थी, यानी 5 प्रकार के इसके अंदर जो बातें दी गई है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। यानी एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर ये 5 प्रकार की बात कही गई है जिसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनको तालाबों के अंदर जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, पार्क होते हैं, सड़कें होते हैं, वहाँ पर उनका वो क्या है, बगैर भेदभाव उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी किसी इन चीज़ों के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, राज्य चाहे तो विशेष प्रबंध कर सकता है SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वो अलग मैटर है। यानी इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य कोई निम्न जाति है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई महिला है, बच्चा है या SC ST से संबंधित है, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है, लेकिन ये समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसके बाद तो नेक्स्ट हमें आर्टिकल पढ़ना है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है उसके अंदर आता है आर्टिकल 16। देखो, आर्टिकल 16 है, उसके अंदर है लोक नियोजन में अवसर की समानता। यदि आपको पता हो तो ये बात मैंने आपको जब प्रस्तावना हम कंप्लीट कर रहे थे, प्रस्तावना में कहा था भी समानता के अंदर अवसर की समानता प्रस्तावना में भी लिखी गई है और आर्टिकल 16 में भी लिखी गई है। केवल क्या है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, भी जो अवसर की समानता है वो संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेखित है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, अब जो प्रश्न आने लग गए हैं वो थोड़े घुमा फिरा कर थोड़े टाइप आने लग गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में भी अवसर की समानता दी गई है और आर्टिकल 16 में भी अवसर की समानता दी गई है। यानी इस कोई धर्म, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को अवसर की समानता है। जो सरकारी जो पोस्ट होती है, वैकेंसी आती है, उसके अंदर सभी अप्लाई कर सकते हैं। कोई धर्म का भेदभाव नहीं होता, कोई जाति का भेदभाव नहीं होता, सभी उसके अंदर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनके अवसर की समानता दी गई है। लेकिन आर्टिकल जो 16(3) है उसके अंदर ये लिखा गया है भी राज्य क्या कर सकता है। राज्य कोई विशेष कानून बनाकर अपने जो देश के निवासी, अपने राज्य के जो निवासी हैं उनको विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, विशेष आरक्षण दे सकता है। मान लो राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकलती है, तो राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर वो अपने राजस्थान के जो निवासी होते हैं उनको विशेष आरक्षण की सुविधा दे सकता है भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राज्य के निवासी के आके जॉब लगे। वैसे तो इसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है अवसर की समानता है जी। लोक नियोजन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। निवास के आधार पर क्या कर सकता है, आरक्षण प्रदान कर सकता है। यानी अपने राज्य के निवासियों को क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकता है। ये आर्टिकल 16(3) में दिया गया है और आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़े आर्टिकल 17।
देखो अनुच्छेद जो 17 है आपको क्या बताता है, ये बताता है आपका अस्पष्टता, यानी आर्टिकल 17 है वो आपका अस्पष्टता से संबंधित है, यानी जो स्पष्ट है उसका अंत किया गया है। आप कह सकते हो अस्पष्टता का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। और इसके आधार पर एक अस्पष्टता निवारण अधिनियम भी बना था, अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 में। उसके बाद इस अस्पष्टता निवारण अधिनियम का ध्यान रखना, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या मिलेगा आपको, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। देखो ये क्यों बनाए गए थे, ये इसलिए बनाए गए थे जो हमारे समाज में स्पष्टता पाई जाती है, जो अस्पष्टता पाई जाती है, जो भेदभाव पाया जाता है, जो निम्न और उच्च जाति का आपस में भेदभाव पाया जाता है, प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा था और अब भी गाँव में कहीं ना कहीं पाया जाता है, ठीक है। उनको ख़त्म करने के लिए, अस्पष्टता का अंत के लिए आर्टिकल 17 जोड़ा गया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना। आप बहुत से एग्ज़ाम होते हैं जितने जिसके अंदर पॉलिटिकल का सिलेबस होता है उसके अंदर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो आर्टिकल 17 आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। ये अस्पष्टता का अंत से संबंधित है और इसके लिए अस्पष्टता निवारण अधिनियम बनाया गया था 1955 में, और जिसका नाम चेंज कर दिया गया और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया। इसी के आधार पर भी इसको और ज़्यादा हार्ड जो मान लेते हैं भी, सभी कानूनों में जो ज़्यादा कठिन जो कानून बनाया गया था इससे संबंधित वो बनाया गया था 1989 के अंदर, 1989 में। यानी SC ST से संबंधित जो अधिनियम था 1989 में बना था। और अब तक के जितने भी इससे संबंधित अधिनियम बने हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड अधिनियम बनाया गया था 1989 के अंदर, सबसे ज़्यादा कठिन अधिनियम बनाया गया था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है हमारे देश का भी अधिनियम बनाए गए हैं, अस्पष्टता का अंत किया गया है। मुद्दा ये है भी उसका सही तरीके से उपयोग भी होना चाहिए, आगे उसको सही तरीके से अप्लाई भी किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में देखते हो उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। अगर उसका सदुपयोग होता है तो आने वाले टाइम में क्या है, अस्पष्टता का कंप्लीट अंत हो जाएगा। तो आर्टिकल 17 में अस्पष्टता का अंत की बात की गई है। अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 में बना था और इसका नाम चेंज कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया। और 1989 में SC ST से संबंधित जो उससे संबंधित जो अस्पष्टता है उसको समाप्त करने के लिए 1989 में ये अधिनियम बनाया गया था। और आप ये कह सकते हो अब तक बनाए गए जितने भी अधिनियम हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कठिन, सबसे जो मजबूत अधिनियम है वो 1989 में बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं हम समानता के अंदर। वो आपका था आर्टिकल 18। देखो आर्टिकल 18 है वो क्या करता है, वो बात करता है उपाधियों के अंत की, उपाधियों का अंत। देखो अंग्रेज़ों के टाइम में क्या था, उपाधियाँ दी जाती थी, नवाब की उपाधि, राजा की उपाधि, सम्राट की, राव की, बहुत सी उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। उसके कारण क्या समाज में भेदभाव होता था, क्योंकि उनको अलग दर्जा जिनको उपाधि मिलती थी उनको समाज में ऊंचा दर्जा था, बाकियों को नीचा दर्जे के लोग माने जाते थे, यानी भेदभाव पनपता था इससे। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समानता लाने के लिए क्या किया गया, इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन आपको दो क्षेत्र याद रखने हैं, एक तो सेना और एक विद्या। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक उपाधियों का अंत नहीं किया गया। यानी आप इसमें ये कह सकते हो सेना और विद्या क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में क्या कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। यानी उपाधियाँ प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों किया गया, ताकि समानता, समाज में समानता लाई जा सके। यानी सेना और विद्या के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी में जो उपाधियाँ उनका अंत कर दिया गया। सेना में जैसे कर्नल की उपाधि होती है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, विद्या के अंदर प्रोफेसर है, डॉक्टर, यानी ये उपाधियाँ दी जा सकती है। विद्या में अध्ययन में उपाधि दी जा सकती है, सेना में उपाधियाँ दी जा सकती है, बाकियों में नहीं दी जा सकती। सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। और इसके अंदर एक फैक्ट और है भी ध्यान रखना, यदि कोई नागरिक है भारत का और वो विदेशी कोई उपाधि देना चाहता है, विदेशी कोई दूसरा देश है वो उस नागरिक, हमारे नागरिक को क्या देना चाहता है, उपाधि देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना यदि वो उपाधि लेगा तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति से पहले क्या करेगा, परमिशन लेगा।
राष्ट्रपति से परामर्श लेगा, परमिशन लेगा। अगर राष्ट्रपति उसको परमिशन देता है तभी वो क्या कर सकता है, उपाधि प्राप्त कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। यही आर्टिकल 18 में ये बात भी उल्लेखित की गई है। बात समझ रहे हो? उपाधियों का अंत किया गया है सिर्फ सेना और विद्या क्षेत्र को छोड़कर, बाकी सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर कोई यहाँ का भारत का नागरिक है और वो विदेश से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है या विदेशी उसको उपाधि देना चाहते हैं, अमेरिका देना चाहता है या कोई भी देश है, तो ऐसी स्थिति में सबसे उपाधि लेने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति परमिशन देता है तो ही वो उपाधि ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। ये आर्टिकल 18 में उल्लेखित है। ये तो आपका था समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक था। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि ये हम जो हमारी वीडियो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने 6 के 6 मौलिक अधिकार लिखे थे। उसके अंदर सेकंड नंबर का आता है, वो आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक है, इसको ध्यान से देख लेना आप स्वतंत्रता के अधिकार को, ठीक है। देखो स्वतंत्रता, इसके अंदर हमारे जो आर्टिकल 19(1) है उसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ये ध्यान रखना आप, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। लेकिन अगर बात करें मूल संविधान की, और मूल संविधान के बारे में आपको बता चुका हूँ। मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस टाइम की बात हो रही है, मूल संविधान की बात हो रही है। उस समय कितनी स्वतंत्रताएं थी? 7 थी। और इसके अंदर जो संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता थी उसको हटा दी गई और अब वर्तमान में कितनी रहेगी? 6 स्वतंत्रता रह गई। और जो संपत्ति की स्वतंत्रता हटाई गई थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाई गई थी। ये हम जो पिछली क्लास थी मौलिक अधिकार उसमें हम बात कर चुके हैं। और मैंने आपको कहा 44वां फैक्ट आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन जो मोरारजी देसाई के काल में हुआ था, पीएम थे उस टाइम, जनता पार्टी की सरकार थी और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। तो हम बात करते हैं 6 स्वतंत्रताएं। वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। देखो इसका याद कैसे करना आपको, इसको क्या लिखना है, आर्टिकल 1 के अंदर है, इसको 1A नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 19(1)B नाम दे दो, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1). अब ध्यान रखना ABCDE, F नहीं आएगा, G आएगा, क्योंकि जो 19(1)F था वो संपत्ति से संबंधित था, संपत्ति से संबंधित था। उसको संविधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता से हटा दिया गया, यानी रेगुलर चलेगा लेकिन F नहीं आएगा। क्योंकि F देखो मैंने बताया था आए तो आर्टिकल 31, ठीक है, और एक आर्टिकल 19(1)F, ये 2 आर्टिकलों को क्या किया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी स्वतंत्रताएं बची? 6 स्वतंत्रताएं शेष रही, यानी ये दोनों आर्टिकल खत्म हो चुके हैं। इन दोनों आर्टिकलों को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं 19(1)A में क्या है। देखो स्वतंत्रता है कौन कौन सी? भाषण की, अभिव्यक्ति की, प्रेस की, यानी ये स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। हम बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, जब आपको प्रस्तावना कराई जा रही थी और प्रस्तावना के अंदर भी हमने स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की पढ़ी थी और उसके अंदर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। और उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि जो स्वतंत्रता है वो एक जो विचार की, अभिव्यक्ति की, वो आपकी एक तो 19(1)A में है या कह भी कह सकते हो, और एक जो आपको लिखी गई है वो प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस और विचार की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)B की बात करें तो उसमें अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन कर सकते हो आप, उसकी स्वतंत्रता प्रदान, यानी ये शर्त है अस्त्र शस्त्र रहित, यानी उसके अंदर आप हथियारों का यूज नहीं कर सकते। एक बिल्कुल शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। 19(1)C में आपको दिया गया है वो संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने की, यानी आप कोई भी संगठन बना सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है आपके पास।
उसके बाद नेक्स्ट बात करें 19(1)(d) के अंदर, आप पूरे देश में कहीं घूम सकते हो, यानी आ जा सकते हो, देश में आ जा सकते हो। देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले एक अपवाद था हमारे संविधान का, आर्टिकल का क्या अपवाद था, ये था जब भी हम ये बात लिखते थे और ब्रैकेट में लिखते थे जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन वर्तमान में ये अपवाद खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको पता है जो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग उनको राज्य का विशेष दर्जा दिया गया था, उसको हटा दिया गया है और वर्तमान में जो लद्दाख और जम्मू है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये अपवाद वर्तमान में क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ये हमें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। देश में आप कहीं भी आ जा सकते हो, ये 19(1)(d) में है, और पूरे देश में कहीं भी आप निवास कर सकते हो, यानी रहने की स्वतंत्रता। और उसके बाद आपको क्या है, वृत्ति कह सकते हो आप, व्यवसाय कह सकते हो, व्यवसाय की स्वतंत्रता। यानी 19(1) के अंदर टोटल 6 स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की गई है। 19(1)(a) भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, विचार की स्वतंत्रता है आपके पास। 19(1)(b) अस्त्र शस्त्र रहित आप सम्मेलन कर सकते हो। 19(1)(c) आप संघ बनाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1)(d) देश में कहीं भी आ जा सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है। 19(1)(e) में देश में कहीं भी आप निवास कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है। और 19(1)(g) में वृत्ति, व्यवसाय, यानी आप अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। देखो आपको इस क्रम से याद करना है, इसके अंदर ये बात ध्यान रखना, ये क्रम रखना आपको, और यहाँ पर भी क्रम रखना है। तो क्रम याद कैसे कर सकते हो आप, हम छोटी सी ट्रिक वैसे याद इनकी लाइनों पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं विचार दूंगा, अपना भाषण दूंगा, यानी लोगों को इकट्ठा करूंगा तो क्या हो जाएगा, सम्मेलन। भी अपने विचार दे के लोगों को इकट्ठा करूंगा, यानी सम्मेलन करूंगा, और सम्मेलन करके जो लोग मेरे पक्ष में होंगे उससे मैं क्या बना दूंगा, संघ बना दूंगा, एक संगठन बना दूंगा, ठीक है। और संगठन बना के फिर मैं अपने संगठन को, संघ को, मेंबर को बड़ा करने के लिए देश में घूमूंगा, यानी कहीं भी जा सकता हूँ, घूमने की स्वतंत्रता। और जहाँ पर मेरे को स्थान अच्छा लगेगा वहाँ पर मैं रह जाऊँगा, यानी निवास की स्वतंत्रता। और निवास करने के बाद मेरा जीवन यापन के लिए मेरे को भोजन तो चाहिए, मेरे को रहने के लिए मकान चाहिए, इसलिए मैं कोई ना कोई व्यवसाय करूँगा। यानी इससे आप क्रम याद कर सकते हो। सबसे पहले विचार अभिव्यक्त करूँगा, भाषण दूंगा, लोगों को इकट्ठा करूँगा, उसका सम्मेलन बनाऊँगा, सम्मेलन करूँगा, और सम्मेलन से मैं संघ बनाऊँगा, संघ बनाकर मैं पूरे देश में आ जा सकता हूँ, घूमने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। घूमने के बाद पूरे देश में जहाँ पर मेरे को अच्छा लगेगा वहाँ पर मैं निवास करूँगा, और निवास करने के बाद मेरा अपने जीवन यापन करने के लिए वहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई ना कोई व्यवसाय करूँगा। यानी अगर आप ऐसे क्रम से इसको याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और बढ़िया तरीके से आप इसका क्रम याद कर सकते हो। इधर तो आपको मैंने बता चुका हूँ A B C D E, F को नहीं रखना आपको, क्योंकि 19(1)(f) जो आपकी संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता थी वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल को हटा दिया गया है। यानी E के बाद सीधा आपके पास G आएगा, बात समझ रहे हो। और इसके आधार पर ही आप क्या कर सकते हो, 6 की 6 स्वतंत्रता याद कर सकते हो। और एक बार ऐसे अगर आपने एक ट्रिक सी बना ली तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 20 नंबर की। आर्टिकल 20, इसके अंदर आपका दे रखी है वो है अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। यानी आपको क्या दिया गया है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि में आपको कुछ से संरक्षण दिया गया है, उसके बारे में पढ़ने वाले हम। इसको मैं कर देता हूँ साहब, 19 से 22, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर ये बात की गई है भी जो अपराधी है उनको कुछ 2 सिद्धि के लिए कुछ संरक्षण दिया गया है। तो क्या संरक्षण दिया गया है भी, कोई भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक, मैं ये लाइन बनाता हूँ, जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा तब तक, कब तक, जब उसने अपराध किया है, या जब समय उसने अपराध किया है उस समय यदि उसने कोई कानून का उल्लंघन न किया हो,
भी उसको अपराधी कब तक नहीं माना जाएगा, जब मान लो जिस समय उसने अपराध किया है और उस समय मान लेते हैं उसने कोई कानून का उल्लंघन ही नहीं किया तो वो अपराधी नहीं है। यानी अपराधी तभी है जब उसने कानून का उल्लंघन किया है। यानी पहला संरक्षण तो हमें ये दिया गया है भी जब तक हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया तब तक हमें बंदी नहीं बनाया सकता, हमें अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता। समझ रहे हो बात भी, जब तक उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया तब तक उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसके अंदर 2 नंबर की बात और बात करें हम, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। देखो ये भी आपके आर्टिकल 20 के अंदर ही है। एक अपराध के लिए अगर कोई व्यक्ति मान लो मैंने कोई अपराध किया है, मेरे को एक बार सज़ा मिल गई तो उसके बाद मेरे को दूसरी बार उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। हाँ, नया अपराध है सज़ा मिलेगी। भी एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर तीसरे नंबर का जो दे रखा है इसी 20 के अंदर, देखो 20 के अंदर एक तो आपने ये पढ़ा कि जब तक उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया तब तक उसको सज़ा नहीं देंगे, कानून का उल्लंघन नहीं किया। उसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा है, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा। दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती। इसके अंदर एक और सबसे बड़ा मैटर है भाई, नंबर 3 कि जब उसने अपराध किया है, यानी जब उसने कानून का उल्लंघन किया है या अपराध किया है, जिस समय उसने अपराध किया है उस समय जो कानून में निर्धारित दंड होगा सिर्फ वो ही मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको दंड नहीं दिया जा सकता। ये बात आप ध्यान रखना। मान लो आज मैंने अपराध किया है, आज जो कानून है और उस कानून के तहत जितनी सज़ा है सिर्फ उतनी ही प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कल नया कानून बन जाए, अपराध आज किया है कानून कल बन जाए, बस पुराने कानून के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी, नए कानून के अनुसार उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी जिस समय उसने अपराध किया उस समय जो कानून है उसी टाइम का कानून देखा जाता है। बाद में चाहे वो कानून ख़त्म हो जाए या नया कोई हार्ड कानून आ जाए या कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर सज़ा को बढ़ा दी जाए, कम कर दी जाए, उसका कोई मैटर नहीं है। हो सकता है आज अपराध किया, आज वाले कानून में ज़्यादा सज़ा हो, कल उसके अंदर चेंज करके सज़ा कम कर दी जाए, तो ही उसके अंदर कोई मैटर नहीं है। यानी वर्तमान उसी समय का जो कानून होगा उसी के अनुसार उसको निर्धारित दंड दिया जाएगा, उसके अलावा उससे ज़्यादा उसको दंड नहीं दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 में ये 3 बातें उल्लेखित है। एक तो जब तक उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। दूसरा, अपराधों के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। और आगे हम नेक्स्ट बात करें, जब उसने अपराध किया उस समय वर्तमान में उसी समय जो कानून है उसकी जो निर्धारित दंड है, निर्धारित जो सज़ा है सिर्फ उतनी उसको प्राप्त होगी, उससे ज़्यादा उसको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 20 में है। दो सिद्धि से संबंधित आपको संरक्षण दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम आर्टिकल 21। इसको हम बोलते हैं जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और एक और बात ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम भी है, इसको जीवन व दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। एक ही बात है, दैहिक स्वतंत्रता। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या है भी, आप ये कह सकते हो कि लाइन बनाने के लिए भी कोई विधि है, कोई कानून है, इसके अलावा हमारे जीवन को व्यक्तिगत, हमारे देह होता है हमारा शरीर जो हमारा व्यक्तिगत होता है, उसको किसी प्रकार से भी क्या छीना नहीं जा सकता। इसका मतलब कानून या विधि के द्वारा कुछ किया जा सकता है, लेकिन विधि और कानून के अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हमारे जीवन को छीना जा सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दैहिक, हमारे देह को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है, यानी इससे हमें क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है हमारे जीवन पर। देखो, एक प्रोफेसर सिल्ले था, प्रोफेसर सिल्ले, ठीक है, जो क्या था, राजनीतिज्ञ था। उन्होंने कहा था व्यक्ति होता है ना,
व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर संप्रभु है। देखो, मैं चाहे मेरी बात कोई और माने या न माने, लेकिन मैं अपने शरीर पर संप्रभु हूँ, मेरी आत्मा पर मैं संप्रभु हूँ, मेरे विचारों पर मैं सबसे ऊपर हूँ, यानी मेरे खुद के ऊपर मैं क्या हूँ, संप्रभु हूँ, मेरे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। ये बात इसमें होती है। अभी व्यक्ति अपने जीवन, व्यक्तिगत अपने देहिक पर खुद व्यक्ति संप्रभु है, उसको कोई छीना नहीं जा सकता। ये बात आप ध्यान रखना। और इसके अंदर एक और आपको फैक्ट बता देता हूँ। देखो, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है, महत्वपूर्ण बना दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखना, आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया। कैसे बना दिया गया, इसको पढ़ते हैं हम। देखो, आपको पता है जो आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, आपातकाल, आर्टिकल 352 चाहे 356 कुछ भी लगे, उसके अंदर क्या है, टोटल जो हमारे मौलिक अधिकार है वो स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, 19 नंबर जो आर्टिकल 19 है ना, आपको मैं थोड़ा, चलो इसके अंदर फैक्ट आई गया तो बता ही देता हूँ। जैसे मान लो आर्टिकल 352 लगा, युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में, तो एक तो हमारे जो आर्टिकल 19(1) है, उसके अंदर जो 6 स्वतंत्रताएँ हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। हमने बोलने की, भाषण देने की, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इसका मतलब 6 स्वतंत्रताएँ तो ऐसी है जो ऑटोमेटिक ख़त्म होगी जब युद्ध और बाहरी आक्रमण पर बाह्य आक्रमण पर जब हम आर्टिकल 352 का यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो मौलिक अधिकार है वो होता है आर्टिकल 359 के तहत। आर्टिकल 359 के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इस बाकियों को स्थगित कर सकता है। ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार है उनको स्थगित करने का जो अधिकार है, जिनके पास शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास है। बात समझ गए। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो, जब भी 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 19(1) में जो आपकी 6 स्वतंत्रताएं हैं वो अपने आप स्थगित हो जाती है। बाकी जो आपके मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, स्थगित करता है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में आर्टिकल 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखना। और ये बात जो इसके अंदर जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी इसको महत्वपूर्ण बना दिया गया। अब उन आर्टिकल 21 को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता, चाहे इमरजेंसी लगी हो, चाहे न लगी हो, चाहे युद्ध की स्थिति हो, चाहे बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह की कोई भी स्थिति हो। आर्टिकल 21 आपका जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो आपकी रेगुलर रहेगी और हमेशा ही रहेगी, उसको कोई भी स्थगित नहीं कर सकता, राष्ट्रपति नहीं स्थगित कर सकता उसको। बात समझ गए। इसी कारण 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, आर्टिकल 21 को महत्वपूर्ण बना दिया गया। भी व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता तो कभी हटनी ही नहीं चाहिए, बाकी चाहे ख़त्म हो जाए, अपनी जीवन की खुद की स्वतंत्रता तो उसके पास रहनी ही चाहिए। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे इसको जो महत्वपूर्ण बनाया गया था वो कौन से संशोधन के द्वारा, तो आंसर दोगे 44वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। कैसे, आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया था, इसमें क्या महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंस दी गई थी, आप बता सकते हो। आपातकाल के दौरान इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी ये रेगुलर रहता है और हमेशा ही रहता है, कभी भी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इसके अंदर ही अगर आर्टिकल की बात करें हम 21 के अंदर ही, तो आपको बता देते हैं अभी। देखो, आर्टिकल 21 में एक अलग आर्टिकल जोड़ा गया था 21A। 21 कह के दो, 21A के दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या लिखा गया था आपको बता देते हैं। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में। इसके तहत RTE अधिनियम बनाया गया था 2009 में, और इसको RTE को लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। ये छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना। इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया, बेसिक एजुकेशन का मौलिक अधिकार भी उनका मौलिक अधिकार होगा भी, वो एजुकेशन लेंगे, शिक्षा लेंगे 6 से 14 वर्ष तक, जो बेसिक जो एजुकेशन होती है, ठीक है, उनको प्राप्त करने का इनका क्या बन गया, ये मौलिक अधिकार बन गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का। ये 21A में उल्लेखित है।
ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। ठीक है, और आपको बता देते हैं जो आपके नीति दर्शक तत्व है उसमें एक आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 में एक बात लिखी गई थी जब संविधान लागू हुआ था, इसमें ये लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष में क्या करेगा, शिक्षा दिलाएगा, शिक्षा देगा, बेसिक एजुकेशन देगा। ये बात आर्टिकल 45 से हटा दी गई है, बात ध्यान रखना। आर्टिकल 45 में ये बात थी, अब इसको हटा दी गई है और अब क्या कर दिया गया है, यहाँ से हटाकर इसको मौलिक अधिकार में ला दिया गया है। इसको मौलिक अधिकार में रख दिया गया है भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये मौलिक अधिकार होगा भी वो क्या लेगा, बेसिक एजुकेशन ले सकता है, एक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यानी आर्टिकल 45 से इस बात को हटा दिया गया है और यहाँ पर 21A के तहत क्या बना दिया गया है, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे। अब बात करते हैं बंदीकरण से संरक्षण। आर्टिकल जो आपका 22 है वो है बंदीकरण से संरक्षण। देखो हमें कुछ बंदीकरण से भी संरक्षण दिया गया है, कुछ हमें मतलब जब हमें बंदी बनाया जाता है उस समय में हमें कुछ सुरक्षा दी गई है। तो कैसे सुरक्षा दी गई है, नंबर 1, जब भी मान लेते हैं मेरे को बंदी बनाना आता है, मेरे को बंदी बनाने आता है, कोई भी थाना है वो मेरे को गिरफ्तार करने आता है, तो ध्यान रखना सबसे पहला मेरा अधिकार है भी मैं बंदी बनाने का कारण जान सकता हूँ, बंदी बनाने का कारण जान सकता हूँ, यानी जानने का अधिकार। आप फिल्मों में देखते होंगे जब पकड़ने आते हैं बोलते हैं ना वारंट लेके आए या नहीं लेके आए, तो ये स्थिति होती है। इसका मतलब जब भी मेरे को बंदी बनाते हैं तो मैं बंदी बनाने का कारण जान सकता हूँ भी मेरे को बंदी बनाया जा रहा है, वो क्यों बनाया जा रहा है, किस कानून के तहत बनाया जा रहा है, क्या मैंने अपराध किया है, ये जानने का मेरे को क्या होता है, अधिकार होता है। इसके अंदर 22 के अंदर भी 2 नंबर की एक बात और लिखी गई है, उसके अंदर ये लिखा गया है भी जब भी उसको बंदी बनाया जाता है, ठीक है, तो बंदी व्यक्ति क्या कर सकता है, गिरफ्तार व्यक्ति क्या कर सकता है, कानूनी सलाह लेने का अधिकार है उसको, कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी वो अपना वकील कर सकता है, अपने वकील से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है, अपना बचाव कर सकता है वो। ये आर्टिकल 22 में लिखा गया, यानी बंदीकरण से हमें संरक्षण दिया गया। पहला तो हमें कारण जानने का अधिकार है, सेकंड हम अपने वकील से सलाह ले सकते हैं, हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर मेरे को बंदी बनाया जाए तो मैं अपने वकील से सलाह ले सकता हूँ, मैं अपना खुद का बचाव कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। इसके अंदर एक बात और लिखी गई है कि जब बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या किया जाता है, अंदर उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, न्यायालय के सामने पेश करना। देखो इसके अंदर ये बात लिखी गई है, यदि मैं मान लो मेरे को आज बंदी बनाया गया तो आज समय लेकर मेरे को आगे 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा, और जब तक न्यायालय नहीं कहेगा तब तक वो मेरे को ज़्यादा टाइम तक जेल में नहीं रख सकते। न्यायालय जब तक उसको आगे मतलब किसी भी प्रकार का न्याय नहीं दे, कोई मतलब डिसीजन नहीं लेगा, निर्णय नहीं लेगा, तब तक वो मेरे को ऐसे जेल में नहीं रखा जा सकता। मेरे को ध्यान रखना ये बात निवारक नज़रबंदी में लागू नहीं होती। निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी अलग मैटर है, वो हमारी देश की सुरक्षा का मैटर है, उसके अंदर न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। बगैर किसी कानून के, बगैर किसी कार्रवाई के निवारक नज़रबंदी में 3 माह तक किसी व्यक्ति को बंदी बनाए रखा जा सकता है, उसके अंदर न्यायालय में पेश करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे देश का मैटर है, क्योंकि निवारक नज़रबंदी होता है भी अपराध करने से पहले ही अपराधी को रोकना। यहाँ पता होता है यहाँ अपराध होने वाला, तो पहले ही क्या कर दिया जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है बगैर किसी कारण बताए। बगैर किसी कारण बताए वो कानूनी सलाह भी नहीं ले सकता और उसको न्यायालय में पेश करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये 3 माह का टाइम होता है। ये निवारक नज़रबंदी अलग मैटर। इनको छोड़कर जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होते, देशद्रोही होते हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होते। समझ रहे हो बात। तो बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनकी बात करते हैं। एक तो बंदी बनाने का कारण हमें वो जानने का अधिकार है, उसको कानूनी सलाह लेने का अधिकार है और उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना है, न्यायालय के सामने पेश करना है। ठीक है, ये आपके हो गए स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार
तो ये स्टूडेंट हम ये पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आपके मौलिक अधिकार बच चुके हैं। थैंक यू।